वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकंड बेटा जो आपको है वो लेक्चर कंप्लीट देखना है। जब आप लेक्चर कंप्लीट देखोगे तो उसमें जो अपने को जितना भी मटेरियल समझाया हुआ है वो बड़ी ही ईजीली और आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद में आप अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है? तो पहले आप उसको आराम से समझें, उसके बाद में नोट्स बनाएं। किसी प्रकार कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी है, टाइम नहीं है। फिलहाल अभी तो काफ़ी टाइम है, टाइम है, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। तो मेरे लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर जो बेटा अपन ने सॉल्यूशन में गैसों की द्रव में विलयता के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने कारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि गैसों की विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब गैसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन ने उसमें से 4 कारक के बारे में मैंने बताया था। उसमें से 3 कारकों को पढ़ लिया था कि गैस की प्रकृति कैसी है, उसके बाद में विलायक की प्रकृति कैसी है। ठीक है, और नेक्स्ट वन थर्ड अपन ने पढ़ लिया था ताप। उसमें मैंने एक छोड़ा था, बाकी वो कहा था क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा लंबा है वो, जिसे अपन आज देखेंगे, और वो था दाब का प्रभाव, कि किसी भी गैस की विलयता पर उसके दाब का प्रभाव किस प्रकार होता है। हरी बात समझ में? तो यहाँ अपना जो नेक्स्ट अगला पोर्शन होगा, जो चौथा था जिसकी बात कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चीज को। अगला चौथा कारक है दाब का प्रभाव। अब गैसों की विलयता पर दाब का क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार प्रभाव होता है, इस चीज के बारे में सबसे पहले जो है जिसने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था हेनरी। उसने जो है वो गैसों की विलयता में दाब के प्रभाव को समझाया था और उसके लिए पर्टिकुलर एक नियम भी दिया था जिसे अपन हेनरी का नियम कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हेनरी का नियम। ये फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम थी, टीचर्स एग्जाम, उसके अंदर भी पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड की लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम्स तो है ही हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। तो दाब के प्रभाव के लिए क्या है कि हर गैस की जो विलयता है वो विलायक के अंदर अलग अलग होती है। जैसे पर्टिकुलर मोमेंट अपन पढ़ते हैं किसके अंदर, जल के अंदर। तो जल के अंदर हर गैस की जो विलयता है वो अलग अलग होती है और वो किस पे निर्भर करती है, अवशोषण गुणांक पर, जिसको मैंने पीछे समझा दिया था अवशोषण गुणांक क्या है। अब यहां बात की जाए दाब का प्रभाव, तो दाब के प्रभाव को समझने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल प्रयोग लेते हैं कि सामान्यतया इसमें एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट अपने को लिखना है, इसमें पहले समझना उसके बाद में लिखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लिखने लायक नहीं होंगी, केवल वो समझने के पर्पज से है। ठीक है, सामान्यतया इसका सामान्य जो रूल है, सामान्यतया दाब का मान बढ़ाने पर, दाब का मान बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलयता, गैसों की द्रवों में विलयता के मान में वृद्धि होती है। जिसे प्रायोगिक रूप से निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है, अब इसका अपना बेटा जो है वो एक प्रैक्टिकल है। उस प्रैक्टिकल की बात करूं, इसके लिए क्या होगा, मैं एक पात्र लूंगा। ठीक है, साथ साथ लेते हैं, समझते जाते हैं, उसको बाद में आप लिख लेना, पहले समझ लेना उस चीज को। मेरे पास एक पात्र है, पिस्टन युक्त पात्र है, पिस्टन युक्त पात्र है। यहां ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन, और ये कैसा है, घर्षण रहित। इधर भी मैंने एक पात्र लिया है उतने ही आयतन का, इसके ऊपर भी वही है, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, घर्षण रहित पिस्टन।
इस पात्र में मान लिया यहां तक, इस जगह तक ये कोई एक विलयन है, विलयन, ठीक है। और यहां जो है वो क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। इसमें जो है वो है गैस। अब ये जो गैस होती है सामान्य अवस्था के अंदर जो है, वो जरूरी नहीं कि गैस केवल यहाँ ऊपर ही है। ये विलयन है, ये लेयर है, विलयन है, विलयन की सतह है। ये जो गैस है, ये गैस इस विलयन के अंदर प्रवेश करती है और विलयन से वापस ऊपर की ओर जो इसका रिक्त स्थान है वहाँ प्रवेश करती है। तो जितनी मात्रा में गैस अंदर प्रवेश करती है विलयन में, उतनी ही मात्रा गैस की वापस विलयन से बाहर की ओर निकलती है। तो इन दोनों के बीच में जितनी अंदर प्रवेश करेगी उतनी ही जो है वो बाहर निकलती है। तो ये जो अवस्था क्या हो गई, वो हो गई साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में गैस जो है वो बनी रहती है, जितनी अंदर प्रवेश करती है उतनी ही वापस ऊपर की ओर बाहर निकल आती है, विलयन से बाहर निकल आती है पात्र के अंदर ही सारी प्रक्रिया। ये इसकी सामान्य अवस्था है। इस सामान्य अवस्था के अंदर जो है वो मान लिया मैंने, यहाँ इसका दाब जो है वो है P1, इस पिस्टन का जो है वो P वायुमंडलीय दाब है, P वायुमंडलीय दाब है। केवल वायुमंडल जो है इस पिस्टन के ऊपर, इस पात्र के पिस्टन के ऊपर दाब लगाता है, जो नेचुरली लगता है 1 एटमॉस्फेयर। तो उस कंडीशन के अंदर ये स्थिति है। अब मैंने यही पात्र लिया है, इस पात्र में जो है अब मैंने क्या किया, यहाँ वायुमंडलीय दाब तो लग ही रहा है, P वायुमंडलीय दाब। अब क्या किया मैंने, यहाँ से P बाह्य दाब और लगा दिया, मैंने दाब और लगा दिया P बाह्य। तो ये तो वायुमंडल का लग ही रहा था, इसके अतिरिक्त मैंने अब अपना दाब और लगा दिया। किसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर। तो जैसे मैं इस पिस्टन के ऊपर दाब लगाता हूं, तो ये जो अपना विलयन था, ये जो विलयन था, ये क्या है, विलयन। तो जैसे ही दाब लगाया जाता है, तो यहां पे क्या रखी हुई है, गैस उपस्थित है। इस गैस की मात्रा यहां इस विलयन की सतह के ऊपर गैस की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी जैसे ही दाब लगाया जाएगा। है पूरे में, लेकिन इस विलयन की सतह के ऊपर, ये विलयन की सतह आ गई, ये विलयन है, यहां से यहां तक ये विलयन की सतह है। तो जैसे मैंने दाब लगाया, पिस्टन को नीचे की ओर दबाया, तो गैस के कण क्या होंगे, नीचे की ओर आएंगे और संपीड़ित होंगे। तो इस विलयन की सतह के ऊपर गैस की कणों की मात्रा में क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब जितने ज़्यादा गैस के कण इस विलयन के संपर्क में आएंगे, उतने ही ज़्यादा गैस के कण कहाँ प्रवेश करेंगे, विलयन के अंदर की ओर। यानी मैं जैसे जैसे दाब लगाता जाऊंगा, वैसे वैसे गैस के कणों की जो है विलयन के अंदर प्रवेश करने की दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उतनी तेजी से गैस के कण विलयन के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। क्योंकि आयतन क्या कर रहा हूं मैं, दबा रहा हूं, तो आयतन क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। तो गैस के कण कहाँ जाएंगे, इसके अंदर, इस विलयन के अंदर। और ये गैस के कण विलयन के अंदर तब तक प्रवेश करेगा जब तक कि कौन सी अवस्था प्राप्त नहीं हो जाए मुझे, साम्य अवस्था। यानी गैस के विलयन से वापस बाहरी आयतन में गैस के कणों की संख्या और बाहरी आयतन से गैस के विलयन के अंदर गैस के कणों की संख्या बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, इस चीज़ को यूँ समझूं कि मान लो कि वो गैस नहीं हो, एक समझने का अपना मेथड है। एक पूरा पाइप है, ठीक है। अब आपको ये कहा जाता है कि पाइप का जो अंतिम सिरा है, उस अंतिम सिरे के ऊपर मैंने अपना हाथ लगा लिया, क्लियर। अब क्या होता है कि पाइप में जो है वो पूरे पाइप के अंदर जो है वो गैस भरी हुई है, पूरे पाइप में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब पाइप के दूसरे छोर पे जो है मैं कुछ ऐसा जो है वो व्यवस्था करता हूँ कि उसके ऊपर मैं उस पाइप के अंदर उसका दाब लगा सकूँ। यानी जैसे पिस्टन जैसी कोई अवस्था हो, तो क्या है कि मैं उससे दूसरे सिरे से दाब लगाता हूँ। अब पूरे पाइप के अंदर गैस फैली हुई है, अब वो दाब मैं तब तक ही लगा सकता हूँ जब तक अवयवी कणों के बीच की दूरी जो है वो नगण्य ना हो जाए। और एक स्थिति ऐसी आएगी, मैं कितना ही दाब लगा लूँ, मैं उस पिस्टन को और आगे नहीं बढ़ा सकता। जब मैं पिस्टन को और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, वो अवस्था कहलाएगी मेरी कौन सी,
साम्य अवस्था, वहाँ आके जो है वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। अब आप ना तो दाब बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। कम करना चाहो तो आप वापस पिस्टन को खींच लो तो वो कम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो एक स्थिति कंडीशन, आइडेंटिकल स्थिति, आदर्श स्थिति आ गई कि अब आप उस पिस्टन को और नहीं दबा सकते, वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई अब आपकी। तो वही स्थिति इसमें है। जैसे ही आप पिस्टन को दबाओगे, ऊपर से दाब लगाओगे, तो दाब लगाते ही गैस के कण नीचे की ओर गति करेंगे। नीचे की ओर गति करेंगे तो कहाँ प्रवेश करेंगे, ये विलयन के अंदर। तो जैसे ही गैस के कण विलयन में प्रवेश करेंगे तो उनकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये घुलनशीलता कब तक बढ़ेगी, जब तक इस बाहरी आयतन और इस विलयन के बीच में कौन सी अवस्था ना आ जाए, साम्य अवस्था। यानी अब और गैस के अणु इसके अंदर प्रवेश ना कर सके। अगर मान लो प्रवेश करते भी तो वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, ये बाहरी आयतन में, वो अवस्था कहलाएगी साम्य अवस्था। तो जैसे ही मैंने दाब बढ़ाया तो दाब बढ़ाने के फलस्वरूप क्या हुआ, गैसों की विलयता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मैं मेरे दाब को हटा लूंगा तो वापस जो है गैस कहाँ गति करेगी, ऊपर की ओर। पिस्टन मैंने ये दाब हटा लिया तो पिस्टन वापस कहाँ करेगा, ऊपर की ओर गति। और जैसे ही ऊपर की ओर गति करेगा तो बहुत तेजी से गैस के अणु इससे बाहर निकलेंगे और इस बाहरी आयतन में पहुंच जाएंगे। तो उस अवस्था के अंदर गैसों की विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सीधा सा निष्कर्ष दिया जाता है कि जब भी दाब का मान बढ़ाया जाता है तो गैसों की द्रव में विलयता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे अपन इस प्रैक्टिकल के द्वारा समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल हिस्सा है। इसे आप जो है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर से लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया प्रारंभ में जो है वो एक घर्षण रहित पिस्टन युक्त पात्र लिया है। इस पिस्टन युक्त पात्र के अंदर जो है वो सामान्य वायु दाब लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ दूसरी स्थिति में क्या करना है आपको, इस पिस्टन युक्त पे जहाँ वायुमंडलीय दाब लगा उसके साथ साथ उस पर बाह्य वायुमंडलीय दाब, बाह्य दाब और लगाया जाता है। जैसे ही बाह्य दाब लगाया जाता है तो गैसों की जो गति है वो विलयन की ओर बढ़ जाएगी। और जैसे ही गैसों की गति विलयन की ओर बढ़ेगी तो उनकी विलयता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और दाब का मान आपने हटा लिया तो पुनः विलयता के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना जो है वो प्रैक्टिकली हिस्सा हो गया। सेकंड, इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो किसके द्वारा समझाया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को हेनरी के नियम की सहायता से समझाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को किसने समझाया, सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया को यहां लिखो, गैसों की द्रवों में विलयता को सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने समझाया। ठीक है, अब हेनरी नामक वैज्ञानिक ने इस चीज को समझाया तो उसके लिए उसने एक पर्टिकुलर नियम दिया जिसे कहा जाता है हेनरी का नियम। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई हुई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसका मान ज़्यादा है, यहाँ पे विलयता वो ज़्यादा है, गैसों की विलयता ज़्यादा है, यहाँ पे गैसों की विलयता कम है। प्रैक्टिकली हिस्सा है ये, इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर आपको लिखना होता है। गैसों की द्रव में विलयता को सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने समझाया, जिसके लिए नियम दिया गया और वो नियम कहलाता अपना हेनरी का नियम। तो अगला हिस्सा होगा अपना हेनरी का नियम। इसी में है, दाब के प्रभाव में ही है, लेकिन हेडिंग डालोगे हेनरी का नियम। और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हेनरी का नियम। अब देखो हेनरी का नियम क्या है। हेनरी के नियम की बात करूं, हेनरी का नियम ये कहता है, उसके लिए कंडीशन है, उसने भी एक कंडीशन लागू की थी इस चीज के लिए कि गैसों को जब भी द्रव के अंदर घोला जाएगा, एक उचित विलायक के अंदर घोला जाएगा, तो आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले उसका जो ताप है, जहां भी ये प्रक्रिया कर रहे हो वहां जो है आपको ताप का मान क्या करना होगा, स्थिर करना होगा। तो ताप का मान क्या रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा। तो हेनरी कहता है कि एक निश्चित ताप पर
एक निश्चित ताप पर किसी गैस की जो है विलेयता है, किसी गैस की जो विलेयता है वो उसके दाब के समानुपाती होती है। बात समझ में आ रही है? यानी उसने कंडीशंस जो है वो क्या दी थी, कंडीशन की बात कर रहा हूँ, लिखना नहीं है, कि उसने कंडीशन पहले दी थी वो था कि ताप जो है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। कंडीशन को भी पढ़ना चाहिए। ये उसकी कंडीशन थी, ये शर्त है उसकी कि ताप क्या हो, स्थिर हो, ताप बदलना नहीं चाहिए। अगर ताप बदल गया तो पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि क्या होता है, गैसों की विलेयता बढ़ती है या फिर घटती है। क्लियर है? तो ताप क्या रखना है, आपको स्थिर रखना है। तो उसके लिए इस शर्त के ऊपर उसने एक नियम दिया था, तो वो नियम है उसके अनुसार, यानी हेनरी के नियमानुसार, ये इंपॉर्टेंट है, हेनरी के नियमानुसार, इन्वर्टेड कॉमा, निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में, विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती, उसके दाब के समानुपाती होती है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। बात समझ गए? शर्त क्या है, ताप स्थिर रहना चाहिए, ये रख लिए। अपना मेन नियम ये है, पूछा जाता है कि हेनरी का नियम दीजिए, तो हेनरी के नियमानुसार किसी स्थिर ताप पर, यह आवश्यक शर्त है, मैंने ऊपर लिख दिया शर्त, विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। अर्थात, फिर इसने संबंध दिया, अर्थात m समानुपाती जो है वो है P। मान लिया जो है वो गैस की मात्रा क्या है, वो स्मॉल m है, तो गैस की जो मात्रा है वो क्या है, उसके दाब के समानुपाती। P क्या है, दाब, तो गैस की मात्रा जो है वो दाब के क्या है, समानुपाती है। जब आप एक समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ पे एक नियतांक काम में आएगा, तो नियतांक होगा m बराबर k h डॉट p। ये अपने पास जो है वो समीकरण हो गई। समीकरण नंबर मान ली मैंने इसको 1, जहां स्मॉल m बराबर है गैस की मात्रा, P बराबर है दाब, और KH ये है हेनरी नियतांक। इसे आप हेनरी नियतांक कह सकते हो या हेनरी स्थिरांक भी कह सकते हो। तो ये जो नियम कहलाता, अगर आपसे ये पूछा जाता है हेनरी का नियम दीजिए, तो ये आपको पूरा अप टू यहाँ तक देना होगा। इसे कहते हैं हेनरी की समीकरण, जिसमें m बराबर गैस की मात्रा है, KH बराबर आपका हेनरी नियतांक या स्थिरांक है, P बराबर जो है वो आपका क्या है, दाब है। ये इसका सामान्य कथन हो गया। अब बात आती है यहाँ इस जगह, अगर मैं ये बात करूँ कि विलेयता को जो है, गैस की जो विलेयता है, इस गैस की विलेयता को मैं मोल अंश के रूप में लूँ, कि गैस की जो है वो कुछ पर्टिकुलर मोल अंश जो है वो विलायक के अंदर, विलायक के इकाई आयतन में जो है वो घुलनशील है। यानी अगर विलेयता को मोल अंश के रूप में परिभाषित किया जाए तो उस स्थिति के अंदर हेनरी के नियमानुसार क्या होगा,
सामान्य नियम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते हो, कहीं कोई मार्किंग नहीं, ऐसे नहीं है कि कटेगी मार्किंग होगी आपकी कि ये लिखा है वो गलत है, जो बाद में मैं बता रहा हूँ वो सही है। दोनों ही सही है नियम, ये नियम भी सही है, लेकिन जो आगे वाली स्टेप में बता रहा हूँ वो किसके लिए है? मोल अंश के लिए, कि जब उसे मोल अंश के रूप में माना जाए, मोल अंश के रूप में परिभाषित किया जाए, तो किस तरीके से हेनरी का नियम दिया जा सकता है। आप इसे याद रख सकते हैं, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये मान लो कि ये दे दिया जाए कि गैस की जो है वो इतने मोल अंश हैं, या मोल अंश के आधार पे हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिए या समझाइए, तो अपने को दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ तो ये हो गया। इसका नेक्स्ट वन, अगला हिस्सा, हेनरी का नियम ये हो, लेकिन किस आधार पे? मोल अंश के आधार पे। तो यहाँ अगला कथन लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखोगे, यदि विलेयता को विलयन में, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में, मोल अंश के रूप में, यह है मोल अंश के रूप की बात, गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियमानुसार, अब यहाँ हेनरी के नियमानुसार यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में अगर व्यक्त किया जाता है, तो फिर हेनरी के नियमानुसार हेनरी क्या कहता है? हेनरी कहता है किसी गैस का वाष्प अवस्था में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब को क्या मान सकते हैं? P। उस विलयन में गैस के मोल अंश को मान लिया X, मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये कहलाता है हेनरी का नियम। किस अवस्था में? जब विलयन में गैस के क्या हो? मोल अंश के रूप में बात की जाए। अर्थात अब देखो, इसके अनुसार आप कथन बनाओगे तो क्या बनेगा? किसी भी गैस का आंशिक दाब जो है, किसी भी गैस का जो आंशिक दाब है वो विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती है, तो P बराबर समानुपाती हो गया किसके? मोल अंश के। तब आप समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो P बराबर वही नियतांक KH डॉट X। ये मान ली मेरी समीकरण नंबर जो है वो 2 है, जहां P बराबर क्या है? दाब, KH बराबर क्या है? हेनरी नियतांक, और X बराबर क्या है? गैस का मोल अंश। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये मेरी इक्वेशन, समीकरण बनती है मोल अंश के आधार पर। तो मोल अंश के रूप में हेनरी के नियम को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।
कोई डाउट नहीं। पीछे वाला भी है वो ये, किसी गैस की जो है यानी किसी निश्चित ताप पर, ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, किसी निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। मात्रा को मैंने वहाँ m ले लिया था, समानुपाती किसके है, दाब के, आपने वही हटा दिया, वो नियतांक वगैरह वो आ गया। ऐसे इसमें किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो दाब है वो उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। नियतांक वही है कि KH बराबर क्या अपना हेनरी नियतांक या फिर स्थिरांक। तो ये हो गया आपका मोल अंश के रूप में हेनरी का नियम। नियम दोनों ही सही है। अब यहाँ जो है, अगर मुझे हेनरी का नियतांक ज्ञात करना है, या इससे पहले एक बात की जाए, अगर इसको मैं प्रायोगिक रूप से सत्यापित करूं, इसको सिद्ध करूं हेनरी के नियम को, तो क्या होता है कि गैस की जो मात्रा है और जो गैस का दाब है उसके बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। वो उसका क्या है, प्रायोगिक सत्यापन। तो उसके लिए पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें यदि गैस के आंशिक दाब P, यदि गैस के आंशिक दाब P और मोल अंश के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो हेनरी के नियम को दर्शाती है, जिसका ढाल KH होता है। ठीक है, जिसका ढाल किस रूप में होता है, KH के रूप में होता है। ये अपना संबंधित पॉइंट है। प्रायोगिक जब सत्यापन करना होता है तो अपनी पास स्थिति ऐसी होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है और जिसका ढाल क्या होता है, KH होता है। आप ये पॉइंट देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज से आप छोड़ सकते हो। अगर हेनरी के नियम की बात आती है तो मैंने जो भी ऊपर लिखा था, एक तो सामान्य कथन और उसके बाद में मोल अंश के रूप में कथन, आपको वो दोनों चीज़ें लिख सकते हो। ये लिख भी सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। वैसे अपने को मालूम होना चाहिए कि जो हेनरी का जो ग्राफ दिया जाता है वो किसके बीच में दिया था, गैस के आंशिक दाब और उसके मोल अंश के मध्य। तो उससे क्या प्राप्त होगी, सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। और उसका ढाल किससे दिया जाता है, उसका ढाल KH के रूप में दिया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ जो है हेनरी का नियम, किसी भी गैस की जो विलेयता है, उस गैस की विलेयता उस विलायक के अंदर किस स्थिति में निर्भर करती है, और वो स्थितियाँ कहलाती है हेनरी के नियम की सीमाएं, कि एक गैस उचित विलायक के अंदर कब घुल सकती है, किन परिस्थितियों में वो गैस अधिकतम घुलनशील होगी। अगर वो स्थितियाँ उस पर लागू करती हैं, वो स्थितियाँ उसमें लागू होती हैं तो वो गैस घुल जाएगी। और अगर वो स्थितियाँ लागू नहीं होती हैं या उससे या कम है या ज़्यादा है स्थितियाँ, यानी परिवर्तित है, तो उस अवस्था के अंदर वो गैस उसके अंदर नहीं घुलेगी। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग होगी अपनी हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। ठीक है, अब हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। तो किसी गैस की, इसके लिए पॉइंट दे सकते हैं, किसी गैस की उचित विलायक
विलायक में विलेयता निम्न स्थितियों में अधिकतम होगी। कोई भी गैस जो है वो उचित विलायक में घुलनशील होगी, विलय होगी। किन स्थितियों में अधिकतम घुलेगी, वो स्थितियां अपने को याद रखनी है। जिसमें नंबर 1 पहली लिखो, दाब का मान किसी गैस की उचित विलायक में विलेयता निम्न स्थितियों में अधिकतम होगी। उसमें पहली है दाब का मान अधिक ना हो। सेकंड दूसरा है ताप का मान बहुत कम ना हो। नंबर 3 गैस की विलायक में विलेयता बहुत अधिक ना हो। और नंबर 4 गैस विलयन में ना संगुणित हो, ना वियोजित या आयनित हो। अगर कोई गैस इन कंडीशंस का पालन करती है, इन शर्तों का पालन करती है, तो उस स्थिति के अंदर वो गैस जो है किसी भी विलाय के अंदर सबसे ज़्यादा घुलनशील होगी। पहली शर्त क्या है, या हेनरी के नियम की पहली सीमा क्या है, दाब का मान जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा दाब का मान नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप का मान जो है वो बहुत ही कम भी नहीं होना चाहिए, आदर्श स्थिति होनी चाहिए। तीसरा, गैस की जो विलायक में विलेयता है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो कि वो पूर्ण रूप से ही घुल गई। और चौथा, गैस जो है वो विलयन में ना तो संगुणित हो और ना वियोजित या फिर आयनित हो। संगुणित हो गई, वियोजित या आयनित हो गई, तो उस अवस्था के अंदर भी उसकी विलेयता जो है वो अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये 4 आदर्श स्थितियां हैं उसकी, तो कोई भी गैस हो, उस गैस की उस विलायक के अंदर विलेयता क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ये जो अधिकतम विलेयता अधिकतम होने की शर्तें हैं, एक तरीके से विलेयता अधिकतम होगी। अब कब अधिकतम होगी, विलेयता अधिकतम होगी कब होगी, तो इन 4 शर्तों में ही विलेयता अधिकतम हो सकती है। अगर ये 4 शर्तें नहीं है तो फिर विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो ये कहलाती हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से इजीली से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इससे बड़ा ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस चीज़ को। इसका न्यूमेरिकल भी आता है हेनरी के नियम का। दूसरा, हेनरी का नियम सीधा भी पूछा जाता है कि हेनरी का नियम दीजिए या समझाइए। तीसरा क्वेश्चन आता है हेनरी के नियम की सीमाएं दीजिए। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब आप ऑब्जेक्टिव कंपटीशन क्वेश्चन की बात करो तो कंपटीशन के अंदर न्यूमेरिकल ही है। नियम भी जो है वो दे सकता है, नियम देखिए, नाम पूछ ले कि ये नियम किसने दिया था। और तीसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ये ट्रू फॉल्स के अंदर, ये कि निम्न में से हेनरी के नियम की सीमाएं नहीं है या हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें आता है। तो आपको ये सीमाएं भी याद होना आवश्यक है। तो इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे इस चीज़ को कि ये तो कोई ख़ास नहीं है, कुछ खास नहीं है,
क्वेश्चन बनता है इसका यहाँ इस जगह से, थ्योरेटिकल भी बनता है और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हेनरी का नियम। नेक्स्ट अगला, अगर इसको मैं व्याख्या करूँ इस चीज़ की, इसकी अगर वैकल्पिक अवधारणा दी जाए हेनरी के नियम की, तो हेनरी के नियम की वैकल्पिक अवधारणा क्या है? हेनरी के नियम की वैकल्पिक अवधारणा, हेनरी के नियम की वैकल्पिक अवधारणा। तो हेनरी के नियम की वैकल्पिक अवधारणा की बात करूं तो वैकल्पिक अवधारणा को जो है वो एक आदर्श गैस से लिया जाता है, आदर्श गैस लेकर उसको समझाया जाता है, वैकल्पिक अवधारणा है ये। अब 11th क्लास के अंदर अपने आया था कि आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस की समीकरण क्या है। आदर्श गैस की समीकरण जो है वो होती है आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT, ठीक है, PV बराबर nRT होती है अपनी आदर्श गैस समीकरण। अब यहाँ जो है मैंने वॉल्यूम को, आयतन को यहाँ रख लिया इस जगह, तो V बराबर जो है वो हो गया मेरा N/P RT, ये मेरे पास इक्वेशन हो गई। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर जो है वो 2 है। हेनरी के नियमानुसार, क्योंकि हेनरी के नियमानुसार, अब हेनरी के नियमानुसार बात की जाए तो m जो है वो आया था KH डॉट P, तो यहाँ देखो P है, आदर्श गैस समीकरण में P है, यहाँ P है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए P बराबर हो गया m/KH, ये हो गई समीकरण नंबर 3। P का मान मुझे निकालना है, तो इस KH को उठा के कहाँ लेके जाओगे, इस m के नीचे, तो P बराबर क्या हो जाएगा m/KH। अब P का मान मुझे ज्ञात हो गया, इस P के मान को कहाँ रखूँगा मैं, समीकरण नंबर 2 में, जहाँ क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो P का मान क्या हो जाएगा m/KH, यानी समीकरण 3 के मान को आपको कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में, किस जगह, जहाँ पे P है। समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे रखोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, V बराबर N, P की जगह क्या हो जाएगा m/KH, m/KH, ऊपर हो गया आपका RT। अब ये KH कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, तो जब ये KH ऊपर की ओर जाएगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया आपका, V बराबर nRT/m, और ऊपर हो गया डॉट KH। क्लियर है, ये जो है वो मेरी वैल्यू हो गई। अब इसके आधार पे जो है वो निष्कर्ष निकाला जाता है, ये मेरे पास है समीकरण नंबर 4। अब जहाँ जो है वो क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। जहाँ V बराबर क्या है, आयतन, N बराबर क्या है, गैस के मोलों की संख्या, R बराबर क्या है, गैस नियतांक, T बराबर क्या है, ताप, ये कैसा है, स्थिर, KH बराबर है हेनरी नियतांक, और
m बराबर है गैस की मात्रा, m बराबर है गैस की मात्रा। ठीक है, यहाँ इनका ये अर्थ है। अब इस समीकरण में जो है वो KH वो क्या है, नियतांक है, और n/m तो यहाँ जो है ये मॉलों की संख्या जो है वो स्थिर, किसी भी उचित विलायक के अंदर मॉल की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो ये n/m जो है वो क्या होता है, यहाँ पे स्थिर होता है। तो जब n/m और KH स्थिरांक है तो आप जो है वो आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर लो, गैसों की जो दाब की प्रक्रिया है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने आयतन भी क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, आयतन फिक्स है, आपका टेम्परेचर फिक्स है, आपका ये नियतांक हो ही गया, तो उस परिस्थिति के अंदर जो है वो दाब का मान क्या रहता है, सदैव जो है वो स्थिर रहेगा, उसके इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। तो ये जो है इसकी एक वैकल्पिक अवधारणा है। तो इसके नीचे जो है वो ये पॉइंट दिया जा सकता है, यहाँ तक आप नोट कर लो इस चीज़ को, इस जगह तो नोट कर लो, और फिर इसके नीचे पॉइंट दिया जा सकता है, इसके नीचे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पॉइंट लिखोगे। अर्थात किसी निश्चित ताप पर, इसके नीचे पॉइंट लिखना है, किसी निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में, किसी निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में विलायक के इकाई आयतन में आदर्श गैस को घोलने पर, आदर्श गैस को घोलने पर उस विलयन का आयतन परिवर्तित नहीं होता है, उस विलयन का आयतन परिवर्तित नहीं होता है। कथन दोबारा सुन लेना, वो इसके द्वारा दिया जाता है, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, ताप क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, ताप स्थिर है, किसी विलायक में या किसी विलायक के इकाई आयतन में आदर्श गैस को घोला जाता है, आदर्श गैस को घोला जाता है, तो विलयन के आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हेनरी नियतांक ये स्थिर हो गया, ये चीज़ भी स्थिर है, ताप भी आपने स्थिर कर दिया, गैस नियतांक ये स्थिर है, मौलों की संख्या वो स्थिर हो गई, तो ये पूरा रेशियो, पूरा अनुपात ही जो है वो गैस की मात्रा भी स्थिर है। तो जब ये पूरा रेशियो ही स्थिर है, KH स्थिर है, n/m ये भी स्थिर है, तो जो विलयन का आयतन है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा जब आप आदर्श गैस को उसके अंदर मिलाओगे। तो वो अवधारणा कहलाती है इसकी काल्पनिक अवधारणा, वैकल्पिक अवधारणा, वैकल्पिक अवधारणा है, काल्पनिक वैकल्पिक अवधारणा। क्लियर, ये आपका है हेनरी का नियम। अब यहाँ जो है वो हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति और है जिसकी मैं बात करूँ। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हेनरी के नियमानुसार, ये समझना जरूरी है और कोई खास नहीं है, क्वेश्चन आ जाता है इसका, हेनरी के नियमानुसार हो चुका, बस उसी में से मैंने कुछ निकाला है उसको, क्योंकि जो बच्चे रटते हैं फिर उनके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसको रटना नहीं बेटा। हेनरी के नियमानुसार, अब हेनरी के नियमानुसार बात करें तो मैं हेनरी का नियम कौन सा काम में लेऊंगा, दोनों नियम वैलिड है, दोनों मान्य है, जो ऊपर आपने लैंग्वेज लिखी थी, मैं ले रहा हूँ मोलन्स के रूप में, क्योंकि ज़्यादातर बातें होती है वो हमेशा मोल की बात होती है, केमिस्ट्री में अपन मोल की बात करते हैं हमेशा, तो मोलन्स की बात करूँ मैं तो हेनरी के नियमानुसार
मेरा क्या था, समीकरण क्या थी, P बराबर थी वो थी KH डॉट एक्स। ये x क्या था, गैस के मोल अंश या मोल बिन। तो इस स्थिति में KH की अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए कि हेनरी के नियतांक का मान क्या है, इसका मान आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप, x गैस को इसके नीचे लेकर आओगे। तो समीकरण हो जाएगी P बराबर x गैस, ठीक है। जहाँ KH मैं बता चुका क्या है, हेनरी नियतांक या स्थिरांक। P बराबर क्या है, आपका दाब है। x बराबर क्या है, गैसों के मौलों की संख्या, गैस के मोल अंश, सॉरी मौलों की संख्या नहीं, गैस का मोल अंश। अब इस समीकरण के द्वारा आप किसी भी गैस के लिए उसकी द्रव के में जो विलेयता है उसका हेनरी का नियतांक जो है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। आपसे कहा जाता है कि हेनरी नियतांक की गणना कीजिए, तो ये फॉर्मूला काम में आता है, जहाँ पे P जो है वो दाब है, प्रयुक्त दाब है, और x जो है उस गैस का मोल अंश है। आप इन दोनों की वैल्यू रखो और KH का निर्धारण कर लो। एक न्यूमेरिकल तो ये आता है, यही न्यूमेरिकल, ये चीज़ ही है। न्यूमेरिकल इससे भी पूछा जा सकता है, इससे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल इससे भी पूछा जा सकता है, m बराबर चीज़ वही है KH डॉट P, गैस की मात्रा है, गैस का दाब है, और ये हेनरी नियतांक है, तो उससे भी आता है। तो न्यूमेरिकल में साफ साफ लैंग्वेज दी हुई होती है कि अपने को क्या चीज़ पूछी जा रही है, तो उसी के अनुसार अपने को फॉर्मूला काम में लेना है। तो ये हेनरी नियतांक की गणना के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है वो ये कि अगर KH का मान बढ़ जाए, किसी गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान बढ़ जाए, कथन ध्यान से सुनना, किसी भी गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान बढ़ जाए, इसके नियतांक का मान ज़्यादा है, तो वो गैस विलायक के अंदर ज़्यादा घुलेगी या कम घुलेगी, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। स्थितियाँ, शर्त है, ये स्थिति है बेटा, क्वेश्चन है ये, एक तरीके से पूछे हुए हैं, इसलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ शर्त दे रहा हूँ, यदि कि किसी गैस के लिए, यदि किसी गैस के लिए हेनरी नियतांक KH का मान अधिकतम हो तो उस गैस की विलेयता डॉट 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 होती है। एक तो ये देखना है। दूसरा कथन इसी से, यदि किसी गैस के लिए हेनरी नियतांक KH का मान न्यूनतम हो तो उस गैस की विलेयता डॉट 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 होती है। अब आपको ये चीज़ें, ये दो कथन की पूर्ति करनी है इस समीकरण के द्वारा, तो इसको यहाँ ध्यान से समझो। अगर KH का मान ज़्यादा है, तो देखो KH का मान अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कब मिल सकता है, जब गैस के मोल अंश क्या हो, कम हो। ये नीचे वाली राशि अगर कम है तभी ये राशि ज़्यादा हो सकती है कि नहीं। नीचे वाली राशि क्या हो, कम हो, तभी ऊपर वाली राशि, ये राशि क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर गैसों के मोल अंश ही कम हो गए, आपने गैसों के मोलों की संख्या ही कम कर दी, मोल अंश ही आपने कम कर दिया, तो उसकी विलेयता पे क्या प्रभाव होगा,
बढ़ेगी कि घटेगी, उसकी विलेयता जो है वो बढ़ जाएगी। कम चीज़ है, सांद्रता कम हो गई तो आसानी से इजीली से उसकी विलेयता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही होगी ना भाई, गैसों की जो है वो मोलेंस कम है, ये चीज़ ज़्यादा है तो ये होगा ज़्यादा होगी। गलत है बेटा, अगर गैस इस KH का मान ज़्यादा है तो KH का मान ज़्यादा, इसका अर्थ हुआ गैस के मोलेंस कम हो गए, और गैस के मोलेंस अगर कम हो गए तो उसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो मेरा कथन है ना, किसी गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक हो तो उस गैस की विलेयता न्यूनतम होती है, न्यूनतम। अब न्यूनतम इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे गैस का जो मोलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका उल्टा, अगर KH का मान कम है, ये नीचे ऊपर वाली चीज़ अगर कम है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये नीचे वाली चीज़ वो क्या है, ज़्यादा है। गैस का मोलेंस ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसकी घुलनशीलता भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर गैस का मोलेंस ज़्यादा है, या यूँ कहूँ कि KH का मान कम है, हेनरी के नियतांक का मान कम है, तो उस अवस्था में उस गैस की विलेयता अधिकतम होती है, क्योंकि वहाँ पे गैस का मोलेंस क्या है, ज़्यादा है, और इस स्थिति के अंदर गैस का मोलेंस कम है। तो ये दो विशेष स्थितियाँ बनती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस चीज़ को, तो ये इस आधार पे पूछा जाता है क्वेश्चन को कि अगर KH का मान ज़्यादा है तो विलेयता ज़्यादा होती है कि कम होती है, KH का मान अगर कम है तो विलेयता ज़्यादा होती है या कम होती है। रीजन पूछ लिया जाए तो गैस का मोलेंस, इकाई आयतन में जो है वो उस विलाय के इकाई आयतन में गैस का मोलेंस बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, और विलाय के इकाई आयतन में गैस का मोलेंस अगर कम हो गया तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। ये अपना जो है वो गैसों की द्रव में विलेयता के लिए दाब का प्रभाव, जिसको किसने समझाया था, हेनरी ने समझाया था। तो यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो आता है, सबसे मेजर जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका हेनरी का नियम। हेनरी का नियम दीजिए, तो आपको हेनरी के नियम की दोनों स्थितियाँ आपको देनी है, परिभाषा दोनों देनी है, सामान्य कथन भी देना है और मोलेंस के रूप में भी देना है। उसके बाद में अगर वो आपसे हेनरी के नियम की सीमाएँ पूछता है तो वो देनी है, इसके अदरवाइज़ आपको ज़्यादा एडवांस बनना नहीं है। ये कहता है कि टिप्पणी दीजिए, तो फिर आपको सारी चीज़ें लिखनी है। टिप्पणी में शॉर्ट रूप में सारी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन वो केवल इतना ही पूछे कि हेनरी का नियम दीजिए, तो केवल आपको हेनरी का नियम ही लिखना है, उसकी पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा। फिर अगला क्वेश्चन ये देता है कि हेनरी के नियम की सीमाएँ दीजिए, कि सीमाएँ कौन कौन सी हैं, तो वो 4 सीमाएँ हैं। अब ये कहकर कि हेनरी के नियम की सीमाएँ ना देकर उस क्वेश्चन को कैसे दे सकता है कि एक गैस किसी विलाय के अंदर अधिकतम घुलनशील होती है, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो आवश्यक शर्त वही है कि दाब का मान बहुत ज़्यादा ना हो, ताप का मान बहुत कम ना हो, गैस की विलेयता विलाय के अंदर बहुत ज़्यादा ना हो, और गैस जो है उस विलयन के अंदर ना तो संगुणित होती हो और ना वियोजित या फिर आयनित। तो इन 4 कंडीशन के अंदर वो गैसें जो है वो सबसे ज़्यादा घुलनशील होंगी, वो उसकी सीमाएँ हो गई। वैकल्पिक अवधारणा वो आपसे पूछेगा नहीं कि हेनरी के नियम की वैकल्पिक अवधारणा दो, यानी वो कौन सी, आदर्श गैस समीकरण वाली PV = nRT, वो आपसे पूछेगा नहीं, वो वैकल्पिक अवधारणा है समझाने के लिए। कथन आपको याद होना चाहिए कि आप एक निश्चित ताप पर किसी विलाय के इकाई आयतन में जब आदर्श गैस को मिलाओगे तो उस गैस के आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उसका वैकल्पिक कथन है। और फिर ये कंडीशन हेनरी के नियमानुसार कि जब आप हेनरी के नियतांक की गणना करोगे तो कैसे करोगे, तो अगर आपको नियम याद है तो ये आसानी से बता दोगे। इस फॉर्मूले के द्वारा ये 2 निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो ये भी अपने को याद होने ज़रूरी है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, इसीलिए कहता हूँ हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये काम में आएगा। आगे किस जगह जब तुलना करेंगे राउल्ट के नियम से, एक आगे आएगा राउल्ट का नियम, तो वहाँ ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हेनरी का नियम किसके लिए था, राउल्ट का नियम किसके लिए था, कन्फ्यूजन हो जाता है उस जगह। तो एक आगे और आएगा राउल्ट का नियम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अपना ये हेनरी का नियम जो है वो कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला जो हिस्सा है अपना, वो नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।